अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, महफूज होंगे। अभी तक हमारे 10th क्लास केमिस्ट्री के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो 5 लेक्चर्स आपने गौर से सुने होंगे एटलीस्ट। बेटा आप लोग 24 घंटे फ्री होते हैं तो एटलीस्ट आपके पिछले लेक्चर्स का मुझे जो फीडबैक मिल रहा है कि बहुत कम बच्चे हैं जो उन लेक्चर्स को सुन रहे हैं। तो देखिए, हम आप लोगों के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, आप लोग भी फ्री हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाएं इस कंपटीशन के दौर में, तो आप लोगों को अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना होगा। टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ मैस एक्शन। 10th क्लास अभी जो एग्ज़ाम में अपीयर हुई थी, जिनका पेपर हो चुके थे लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आया, उनको वैसे ही पास कर दिया गया है। तो उसका जो मॉर्निंग का पेपर था, वहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया 5 नंबर का, राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ मैस एक्शन आज। तो इस तरह का ये लॉन्ग क्वेश्चन था। आज उसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि जनरल, अगर हम इसको सिर्फ लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फार्मूला है वो ड्राइव करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, जो कि है लॉ ऑफ मैस एक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो बेटा, जब ये क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ मैस एक्शन, तो स्टार्ट में आप इसका थोड़ा सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है कि साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग एंड बाग, उन्होंने 1869 में लॉ ऑफ मैस एक्शन पेश किया। तो डेफिनेशन पे आते हैं, लॉ ऑफ मैस एक्शन है क्या। द रेट, रेट का मतलब स्पीड, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। जहाँ तक अभी डेफिनेशन को रोकें, कह रहे हैं कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, जो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन देख रहे हैं तो उस सब्सटेंस के रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इट्स एक्टिव मैस। किसी सब्सटेंस का एक्टिव मैस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जनरल लाइफ से इसकी एग्जांपल देखें कि एक्टिव मैस का क्या मतलब है। इतना सा कोई, अब हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि चीनी का एक हमारे पास बड़ा सा ब्लॉक है, उसको हम पानी में डाल देते हैं, तो सिर्फ वही मालिक्यूल पानी में डिज़ोल्व हो रहे होंगे जो सरफेस पे मौजूद होंगे। जो ब्लॉक के अंदर वाले मालिक्यूल हैं, अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करें और उसमें डिज़ोल्व हों। लेकिन अगर वही चीनी हम ग्राइंड कर लें, बिल्कुल फाइन पाउडर की फॉर्म में पानी में ऐड करें, तो अब बहुत ज़्यादा मालिक्यूल के पास चांस है कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करें और उसमें डिज़ोल्व हों। तो किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मैस वो होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पर रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, वो उसे कहते हैं एक्टिव मैस। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस का बहुत बड़ा मैस है लेकिन उसके मालिक्यूल थोड़े से मालिक्यूल हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगरचे उसका मैस ज़्यादा होगा लेकिन उसका एक्टिव मैस कम है। इस तरह से अगर हमारे पास कोई पीस ऐसा है, जिस तरह मैंने अभी बात की कि ग्राइंडेड फॉर्म में हमारे पास शुगर है, तो अब बहुत ज़्यादा मालिक्यूल ऐसे हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उन सब मालिक्यूल्स को हम क्या नाम देंगे? ये उसका एक्टिव मैस होगा जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। जिस सब्सटेंस का एक्टिव मैस जितना ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। जिस सब्सटेंस का एक्टिव मैस ज़्यादा होगा, उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, वो भी बिल्कुल सेम बात लिखी हुई है कि द रेट एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ज़्यादा होता है या कम होता है, किस बेस पर? टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं तो उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट लें। प्रोडक्ट का मतलब है, ये अगर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हम लिखते हैं तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5, मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक से ज़्यादा हैं, जिस तरह से पिछले रिएक्शंस में हमने हाइड्रोजन और आयोडीन की बात की थी, हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, तो ऐसे केसेस में जिनमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक से ज़्यादा हैं, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं, उनके एक्टिव मैसेज को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। यानी कि अगर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर उनका प्रोडक्ट कम आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो यहाँ तक था लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बार इसको फिर डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एक्टिव मास। किसी भी सब्सटेंस का रिएक्ट करने का जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि जितना रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो उनका एक्टिव मास का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। अब सपोज करते हैं, ये हमारी डेफिनेशन थी, अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं और हम सपोज कर रहे हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ डेफिनेशन के बाद एक और बात हमारी बुक में भी लिखी हुई है, हम उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टिव मास क्या है या कंसंट्रेशन क्या है। एक्टिव मास मैंने अभी भी आपको बताया कि एक्चुअली एक्टिव मास वो होता है वो पार्ट ऑफ सब्सटेंस, रिएक्टिंग सब्सटेंस जो रिएक्शन में प्रोसीड टेक पार्ट करता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं एक्टिव मास। और इसे हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। और इसका जो यूनिट है हमेशा याद रखिएगा, ये आगे हमारे यूनिट्स के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, हमेशा इसे एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। एक्टिव मास को इसका दूसरा नाम मोलर कंसंट्रेशन भी है, और इसका यूनिट जो हमेशा हम यूज़ करेंगे दैट विल बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब एग्जांपल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A और B आपस में रिएक्ट करते हैं, C और D प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ये डबल एरो हेड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या एक स्टेज आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सपोज यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। अभी ये ऊपर KF और KR क्या लिखा हुआ है इसको छोड़े, हम आगे ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अब अगर इस रिएक्शन के हम देखें दो पार्ट, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इन दो रिएक्शंस पर। हमने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मास की, उनके एक्टिव मास की या उनकी कंसंट्रेशन की। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए और बी क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं, इनकी प्रोडक्ट के, ए और बी की प्रोडक्ट। और ये ब्रैकेट्स क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये ब्रैकेट इंडिकेट करती हैं मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास जिसे हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, और उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रही हैं, एक्टिव मैसेज, और ये ए और बी क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो इसी डेफिनेशन को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या फॉरवर्ड को बेशक स्किप भी कर दें तो आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reacting substances। A and B reacting substances, brackets active mass मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में लेकर आएँ तो हम साथ में क्या लगाएंगे, एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे कि एफ कोएफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने इसको KF, ये इसका मतलब ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन KF। अब आते हैं रिवर्स रिएक्शन पर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन था, उसका दूसरा पार्ट क्या है, रिवर्स। तो रिवर्स रिएक्शन में भी क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिवर्स रिएक्शन में कौन सी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, C और D। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर फिर उसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में लेकर जाएंगे तो कोएफिशिएंट लगाएंगे KR, कांस्टेंट लगाएंगे रिवर्स रिएक्शन के लिए C एंड D। यहाँ तक तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन इन इस रिएक्शन पर अप्लाई हो गया।
फॉरवर्ड रिएक्शन पर भी और रिवर्स रिएक्शन पर भी। अब हमें मालूम है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, जिसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है, ये के एफ, ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये इसको हम इधर लिख लेंगे के आर सी डी, और उनकी ये मोलर कंसंट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रही है। अब के एफ इधर ही पड़ा रहे, कांस्टेंट है, के एफ और के आर दोनों कांस्टेंट हैं, इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो सी और डी जो मोलर कंसंट्रेशन है इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो के आर चला जाएगा इस तरफ और ए और बी को हम ले आते हैं इस तरफ। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में आ जाएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनके लिए हम एक और कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं के सी। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस डिवीजन साइन का मतलब क्या होता है, रेशो। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये उनकी क्या है, रेशो। तो इस रेशो को हम क्या कहते हैं, के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम आगे इसकी मजीद डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन, इसको हम मजीद कल नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो था लॉन्ग क्वेश्चन लॉ ऑफ मैथ एक्शन का फर्स्ट पार्ट जो हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। एक बार फिर देख लें, बहुत ही आसान। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे वो रिवर्स रिएक्शन हो। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, की जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैस की प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के। उसके बाद हमने एक जनरल रिएक्शन लिया, ए बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर, इस पर अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन पर लॉ ऑफ मैथ एक्शन अप्लाई करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी उनकी मोलर कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है। इसी तरह से अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पर इसी को हम अप्लाई करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी इनकी मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट, और के आर इंटू सी एंड डी मोलर कंसंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी के एफ ओवर के आर, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस कॉन्स्टेंट को हम के एफ ओवर के आर को क्या कहते हैं, के सी, और के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। याद रखिएगा, जो बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये याद रखेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पर प्लस साइन लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के पेपर्स हम चेक करते हैं तो वहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं। कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, कोई डिवीजन का साइन नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये उनकी प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक बेटा हमारा लेक्चर था, कि आपको समझ आ जाएगा। इसको गौर से देखिएगा, बुक पे भी ये लिखा हुआ है, वहाँ पर भी इसको एक दो बार इसकी जो ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इसको आप एक दो बार लिखें, इसकी डेफिनेशन को एक दो बार लिखें तो ये आपको बहुत जल्दी जो है याद हो जाएगा।